गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 1 विकास के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप जाके चैनल पे जाके या इसका व्याख्या का आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको इसमें ही मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, हमें निकालने चौथे परिवार की आय। तो हम क्या करेंगे कि औसत प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो हमें औसत प्रति व्यक्ति आय दे रखी है उसे और परिवारों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे 3 परिवारों की आय के योग को। ठीक है, तो हमें देखिए औसत प्रति व्यक्ति आय दे रखी है 5,000, ठीक, और परिवारों की संख्या है 4। ठीक है, और 3 परिवारों की आय का जो हमें योग है वो दे रखा है हमें 4,000, 7,000 और 3,000। ठीक है, तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है, माइनस करेंगे, इनको पहले जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 4 14। ठीक है, यानी 20 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है? इस मानदंड की सीमाएं क्या है? आंसर है विश्व बैंक विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की कुल आय को देश की जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है, और मानदंड की सीमाएं क्या हैं? पहला है कि देशों को वर्गीकृत करते समय साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य महत्वपूर्ण कारकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, विश्व बैंक द्वारा आय के असमान वितरण के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि देश की अर्थव्यवस्था देश के विकास को निर्धारित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानदंड विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मानदंड में किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर है यूएनडीपी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मानदंड विश्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड से अलग है, क्योंकि यूएनडीपी लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करता है। यह विश्व बैंक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि के विपरीत है, क्योंकि यह विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर है हम औसत आय का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का यह सबसे अधिक सरल मापदंड है। किसी देश की आय को यदि उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आय प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को एक माप मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि देश में औसत आय में वृद्धि हुई हो तथा धन और आय के वितरण से अधिक असमानताएं आई हों, अर्थात धनी व्यक्ति अधिक धनी हुए हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब। इस प्रकार औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताते हैं। इसे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पंजाब में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। पंजाब की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 में निवल उपस्थिति दर अधिक है। इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल एक बेहतर राज्य है। जब जेब में रखा धन जरूरी नहीं है कि वह सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके, तो एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता है। इसके अलावा वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। आज से 50 वर्ष बाद जलावन की लकड़ी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेजी से वन कम होते जा रहे हैं।
सेकंड है कि आज भी भारत विदेश से आयातित तेल पर निर्भर करता है क्योंकि आज तक उसके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसलिए हमें किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को जल्दी ही विकसित करना होगा। गाँव में गोबर गैस इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से पूरे देश की ऊर्जा की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणता का विकास का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है, धारणता विकास का मतलब है कि वर्तमान में विकास अन्य संसाधनों की कमी की कीमत पर नहीं आना चाहिए और समाज की भावी पीढ़ी की जरूरतों को बाधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि प्राकृतिक संसाधन आरक्षित नहीं है तो इसके एक निश्चित चरण प्राप्त करने के बाद विकास बाधित होगा या घट भी सकता है। नेक्स्ट है, धारणता विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट बचाता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय मदद करता है और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के पास सब लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। आंसर है, धरती के पास सब लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकासवाद की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। भविष्य की आवश्यकता के लिए संसाधनों को बनाए रखना विकास की स्थिरता के लिए मुख्य सार है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करना आसान है जबकि लालच कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और लालच हर इच्छा के साथ बढ़ता है। भले ही पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधनों नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होने के नाते सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया जाना चाहिए और संसाधनों की कमी से बचने के लिए उत्पादन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। देखिए, ये आपके जो अभी क्वेश्चन कराए थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके ज़्यादातर एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, जो बोर्ड के जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको तो 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए वो विनाश हो सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर है कि देखिए, बांधों का निर्माण उद्योगपतियों और बड़े किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन इससे कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है और लोगों का जीवन बाधित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक मजदूरी का मतलब एक श्रमिक के लिए विकास है लेकिन यह नियोक्ता के खिलाफ जा सकता है। थर्ड पॉइंट, एक उपभोक्ता कम कीमतों पर विभिन्न घरेलू वस्तुओं को खरीदना चाहता है लेकिन एक व्यापारी या विक्रेता इन वस्तुओं को उच्च कीमत पर बेचना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? विकास के प्रति व्यक्ति आय मानदंड की सीमाएं क्या हैं? तो आंसर है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है जिसे प्रति व्यक्ति आय कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय और बटे में कुल जनसंख्या को आप भाग करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं हैं। नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय है। सेकंड, प्रति व्यक्ति आय मानदंड जीवन के केवल आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हैं और जीवन के सामाजिक पहलू की अपेक्षा करते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय मानदंड शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वच्छता आदि की अनदेखी करते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय मानदंड शांति, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, लोकतंत्र आदि जैसी गैर भौतिक चीज़ों की अनदेखी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर है कि किसी देश का विकास आमतौर पर निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, फोर्थ है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और फिफ्थ है निवल उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी नौकरी को स्वीकार करने से पहले किन पहलुओं पर विचार करेगा? तो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, लगभग सभी नौकरी चाहने वालों के लिए एक अच्छा वेतन पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, शांतिपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण। थर्ड पॉइंट, नौकरी की सुरक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। फोर्थ पॉइंट, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं। बीमारियों के मामले में भुगतान अवकाश का प्रावधान होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी अन्य कारक है। फिफ्थ, व्यक्ति नौकरी की अवधि के दौरान सीखने का अवसर भी चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सुविधाओं के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक रूप से बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश गरीब लोग केवल सार्वजनिक सुविधाओं के कारण जीवित रहते हैं। थर्ड पॉइंट, पुलिस, शिक्षा, परिवहन आदि जैसी कई सेवाएं हैं जो केवल तभी वहनीय हो जाती हैं जब वे सार्वजनिक सुविधाओं का हिस्सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला आपका शिशु मृत्यु दर। तो देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, वो क्या कहलाता है? आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है। फिर है साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कि कितने लोग बढ़े हुए हैं। ठीक है। फिर आपका निवल उपस्थिति अनुपात। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ठीक है। देखिए, ये आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपका ए, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई। बी, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई। सी, जन्म के समय बच्चे की औसत अपेक्षित लंबाई। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? फर्स्ट ऑप्शन, लग्जरी कार प्राप्त करने के लिए। बी, अपने बच्चों को विदेश भेजना। सी, काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। और डी, शहरों में स्थानांतरित करना। तो आंसर है आपका काम के दिन, अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन, पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। बी, पैसा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपको बिना मिलावट वाली दवाएं मिल सकें। सी, पैसा आपको संक्रामक रोगों से बचाने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। उपरोक्त तो सभी। ठीक है। तो यानी कि देखिए, जो सारे जो है ये सारे के सारे ही बिल्कुल सही हैं। फोर्थ है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ए, केरल। बी, बिहार। सी, हरियाणा। डी, पंजाब। तो आंसर है केरल। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए, किसी व्यक्ति की कुल आय। बी, देश का कुल निर्यात कितना है। सी, सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या है। डी, राष्ट्रीय आय को किसी देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके। तो आंसर है राष्ट्रीय आय को किसी देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक सामान्य मनुष्य के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? ए, आय। बी, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज। सी, नहरों का प्रबंधन। बी, दूसरे देश पर शासन। तो आंसर है आपका ए, आय। अनूप एक वयस्क है, वह अभी अधिभारित है, बताइए इसका संभावित बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा? 10 से कम, 18 से कम, 18 से या 25 के मध्य, या डी, 25 से कम। तो आंसर है 25 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए, महाराष्ट्र। बी, बिहार। सी, केरल। डी, झारखंड। तो आंसर है ए, महाराष्ट्र। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? ए, शिक्षा सूचकांक। बी, मृत्यु दर। सी, साक्षरता दर। डी, सकल नामांकन अनुपात। तो आंसर है साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास के लक्ष्य क्या है? ए, अधिक दिनों का काम प्राप्त करना। बी, बेहतर मजदूरी प्राप्त करना। सी, उतनी स्वतंत्रता प्राप्त करना जितनी उसके भाई को मिलती है। या डी, बिजली प्राप्त करना। तो आंसर है सी, की उतनी स्वतंत्रता प्राप्त करना जितनी उसके भाई को मिलती है। निम्नलिखित में से उद्योगपतियों के लिए विकासात्मक लक्ष्य कौन सा है? काम करने के लिए अधिक दिन, बेहतर मजदूरी प्राप्त करना। सी, अधिक बिजली प्राप्त करना। डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर है अधिक बिजली प्राप्त करना। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? ए, प्रति व्यक्ति आय। बी, लोगों का शैक्षिक स्तर। सी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। साक्षरता दर को 10 वर्ष आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। निवल अनुपस्थिति अनुपात एक ही आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले 7 और 10 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या है। फोर्थ, आपकी जेब में रखा पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सही कथन को चुनिए। तो इसमें देखिए, हमारा जो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरुद्ध धारणाएं हो सकती हैं, ये ठीक है। और चौथा है कि आपकी जेब में रखा पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? ए, केरल। बी, पंजाब। सी, उत्तर प्रदेश। डी, बंगाल। तो आंसर है ए, केरल। नेक्स्ट, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि ऑप्शन, इसकी जलवायु स्थिति अच्छी है। इसके पास पर्याप्त अवसंरचना है। सी, इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। तो आंसर है इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान है। निम्नलिखित में से लोगों के किस स्तर के आधार पर मानव विकास सूचकांक से देशों की तुलना करता है?
ए शैक्षिक स्तर, बी स्वास्थ्य की स्थिति, सी प्रति व्यक्ति आय, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय संसाधन है? ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। तो आंसर है बी कोयला। नीचे दिए गए कथनों में कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें दे रखा है कि उच्च औसत आय किसी देश के समग्र कल्याण का संकेतक नहीं है। रीजन है कि औसत आय मानव विकास को सम्मिलित नहीं करती है, जैसे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाएं। तो इसमें हमारा देखिए जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन जो ए है, ठीक है, वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि अधिशेष तेल संसाधनों के कारण वर्तमान में किसी देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, हालांकि आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना भी आवश्यक है। कारण दे रखा है कि तेल एक प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में नवीकरण है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा, आंसर सी होगा। देखो जो ए है, ए तो ठीक दे रखा है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, यानी तो सी ऑप्शन यानी कि ए सही है और रीजन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफिया सप्ताह में 5 दिन काम करती है, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन अपनी आय प्राप्त करती है और अपनी फर्म से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करती है। रीजन है सोफिया संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका ए होगा। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आज तक के एग्जाम में है वो भी, और आपके एनसीईआरटी के भी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और साथ में आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।